हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय की अध्याय 15 हमारा पर्यावरण में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। उसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। इस क्लास में हम अध्याय 15 के जो अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्नों को उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटन कर लिया जाता है, या हम कह सकते हैं जो सजीव होते हैं, सजीवों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें से कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। पहला है घास, पुष्प और चमड़ा। हाँ, तीनों ही जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। फिर दूसरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक लिखा हुआ है। तीसरा फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, तो ये भी है। और तीसरा अगला है केक, लकड़ी एवं घास, घ, तो ये भी है। यानी क, ग और घ ये तीनों ही जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी इनमें से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पहला है घास, गेहूं और आम, घास, बकरी और मानव। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, घास, बकरी और मानव, क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को कौन खाते हैं, मानव खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो पर्यावरण मित्र के रूप में व्यवहार को दर्शाता है। पहला कथन है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कार्य समाप्त होने के बाद लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, बिल्कुल सही है। माँ द्वारा स्कूटर विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी, ये तीनों ही कथन है ऊपर दिए गए, ये सभी पर्यावरण मित्र के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, या पर्यावरण मित्र के रूप में व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, क्या होगा यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को क्या कर दे, समाप्त कर दे या मार डालें। क्या बोल रहा है कि आहार श्रृंखला में जो कोशी स्तर होते हैं अलग अलग, यदि एक कोशी स्तर के सभी जीवों को हम नष्ट कर दे या समाप्त कर दे तो उसे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखें, प्रकृति की सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो उसके अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त होने लगेंगे। इसी प्रकार उन जीवों के एक पहले के स्तर के जीवों की संख्या क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी, और आहार श्रृंखला का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जो, जैसे मैं बता देता हूं, ये ए है कोशी स्तर, ये बी है और ये सी है। अगर हमने समझ लीजिए बी कोशी स्तर को समाप्त कर दिया तो ए की संख्या क्या हो जाएगी, ए की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको खाने वाला था बी वाली जो कड़ी थी वो बंद होगी, और जो सी है, सी को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा अब, तो सी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सी भी समाप्त हो जाएगा। तो सी की संख्या में कमी हो जाएगी और ए की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, और साथ ही साथ इस आहार श्रृंखला का जो बैलेंस था, जो संतुलन था, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और धीरे धीरे यह आहार श्रृंखला नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्या होगा किसी कोशी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न कोशी स्तरों के लिए क्या अलग होगा। क्या किसी कोशी स्तर के जीवों को पारितंत्रों को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है अथवा नहीं है। ये बोल रहा है कि कोशी स्तर के, एक कोशी स्तर के अगर सभी सदस्यों को हटा दें तो उनके हटाने का जो प्रभाव है वो अलग अलग कोशी स्तरों पर अलग अलग होगा। तो सिंपल सी बात है, किसी कोशी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का जो प्रभाव है वो भिन्न भिन्न कोशी स्तरों पर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, जैसे उसके नीचे वाली जो कड़ी थी, तो उसके नीचे वाले जो स्तर के प्राणी थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, और उस कोशी स्तर के ऊपरी हिस्से के, उससे बाद में आने वाले जो जीव थे, है ना, उन उपभोक्ताओं की संख्या में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो सब पर अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है उत्पादकों को हटाने का प्रभाव। यदि हम आहार श्रृंखला में से उत्पादकों ही हटा दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्पादकों को हटाने से शाकाहारी जीव क्या हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, और अगर शाकाहारी जीव समाप्त हो गए तो शाकाहारी जीवों के समाप्त होने से जो मांसाहारी जीव है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर शाकाहारियों को हटाने का प्रभाव, तो शाकाहारी जीवों को अगर हम आहार श्रृंखला से हटा देंगे तो ऐसी स्थिति में जो मांसाहारी जीव है वो भूख के कारण क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये भाई ए उत्पादक है, फिर कौन आता है, बी शाकाहारी आता है,
सी कौन आता है, मांसाहारी। तो पहली स्थिति में हमने देखा कि अगर हम ए को हटा दें तो ऐसी स्थिति में बी क्या हो जाएंगे, बी भूखे मर जाएंगे। और जब बी भूखे मर जाएंगे तो फिर सी मांसाहारी है, ये किस पर निर्भर है, ये बी पर निर्भर है। तो धीरे धीरे सी भी क्या हो जाएंगे, भूख के कारण मर जाएंगे, सी वाले जीव भी। ठीक है, इसी तरह अगर हम शाकाहारियों को डायरेक्ट हटा दें तो शाकाहारियों को डायरेक्ट हटा दे तो ये जो मांसाहारी है सी वाले, ये एक को तो खाएंगे नहीं क्योंकि ये तो शाकाहारी है। तो ऐसी स्थिति में भी सी क्या हो जाएंगी, सी की संख्या में कमी हो जाएंगी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांसाहारियों को हटाने का प्रभाव। तो देखो, मांसाहारियों को हटा देने से शाकाहारियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि क्षेत्र की सभी वनस्पतियां क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी अगर हम आहार श्रृंखला से मांसाहारियों को हटा दें तो ऐसी स्थिति में शाकाहारियों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और अगर शाकाहारियों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी तो ऐसी स्थिति में जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, जो उत्पादक है, वो उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी। अगला है अब घटकों को हटाने का प्रभाव। तो देखो, अब घटकों को हटा देने से मृतक जीव जंतुओं के क्या हो जाएंगे, ढेर लग जाएंगे और उनसे सड़े हुए शरीरों से तरह तरह के जीवाणु क्या होंगे, उत्पन्न होंगे और उससे तरह तरह की बीमारियां क्या होगी, फैलेगी और वो अन्य जीवों की मृत्यु का कारण भी आगे चलकर बनेंगे। तो किसी कोशी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है। अगर आप कोशी स्तर के किसी भी एक क्षरण को हटाओगे तो ऐसी स्थिति में पूरा पारितंत्र या पूरी आहार श्रृंखला क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी और उसका संतुलन पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैव आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा, यह आपको बताना है। तो देखो, जैव आवर्धन क्या होता है कि जो आहार श्रृंखला है, उस आहार श्रृंखला में अजैविक रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में संचित होना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। यानी आहार श्रृंखला में जब हम एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर की ओर बढ़ते हैं तो उनमें रसायनों की जो मात्रा है, उन हानिकारक रसायनों की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो ये जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ है, उनका अत्यधिक मात्रा में संचित होना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। और हानिकारक रसायनों की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, मानव शरीर में पाई जाती है। और भिन्न भिन्न स्तरों पर जो जैविक आवर्धन है वो भी कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। यह मात्रा हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर की ओर सबसे ज्यादा बढ़ती है और जैविक आवर्धन का जो स्तर है वो कोशी स्तर के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता जाएगा। निम्न स्तर पर कम होगा जैविक आवर्धन, उससे उच्च स्तर पर थोड़ा उससे अधिक होगा और सबसे उच्च स्तर पर सबसे अधिक देखने को हमें मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का जो प्रभाव है वो अलग अलग हमें देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? यानी जो हमारे द्वारा उत्पन्न अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता, उनसे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है वो आपको बतानी है। तो हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से अनेक समस्याएं हमें देखने को मिलती है या अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला देखें, अजैव निम्नीकरणीय कचरा जैसे प्लास्टिक की थैलियां हो गया, डिस्पोजल कप हो गए आदि से जो जल का प्रवाह है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण वहां का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गंगा नदी आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है। उसका कारण क्या है, वही कचरे का उसके अंदर ढेर लगा दिया गया है, जिसके कारण पानी का समुचित प्रवाह नहीं हो पा रहा, तो पूर्ण पानी क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। फिर दूसरा, मृदा प्रदूषण। सिंपल सी बात है, जो हानिकारक रसायन है, केमिकल्स है, उनके कारण क्या होगा, मृदा प्रदूषण हमें देखने को मिलेगा। फिर प्लास्टिक जैसे पदार्थों को निगल लेने से जो शाकाहारी जीव है उनकी क्या हो जाती है, कई बार मृत्यु भी में हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा आजकल बाजारों में गाय वगैरह घूमती है, वो प्लास्टिक की थैलियां और अन्य प्रकार के सामान को खा लेती है, धीरे धीरे उनके पेट में कचरे का ढेर हो जाता है और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मानव शरीर में जैव आवर्धन, अगला क्या हो रहा है, जैसे आज हम कृषि के अंदर कई प्रकार के हानिकारक रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मानव शरीर में भी धीरे धीरे हानिकारक रसायनों की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अगला, पारिस्थितिकी संतुलन में अवरोध, कि प्रकृति का जो संतुलन है, जो पारितंत्र का संतुलन है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। इसी कारण कई प्रकार की हमारे सामने पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगला, जलवायु और मृदा प्रदूषण। तो ये सब क्या है, अजैव निम्नीकरणीय कचरे के कारण उत्पन्न होने वाली पर्यावरण से संबंधित समस्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि हमारे द्वारा उत्पादित चारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है। यदि हमारे द्वारा उत्पादित चारा कचरा कैसा हो, जैव निम्नीकरणीय हो और उसका अगर निपटान सही तरीके से कर दिया जाए तो हमारे पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कचरा जैव निम्नीकरणीय है लेकिन उसका आपने सही ढंग से अपघटन या निपटान नहीं किया
तो ऐसी स्थिति में वो भी पर्यावरण के लिए क्या बन जाएगा, समस्या का कारण बन जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे मल मूत्र गोबर अगर उसका सही ढंग से निपटान नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगी, प्रकृति में गंदगी फैलेगी और उसके कारण तरह तरह के प्रदूषण और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सबसे पहले बताना है कि ओजोन परत की जो क्षति है उसके नुकसान क्या है या हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, उसके कारण कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलेगी और इसको कंट्रोल करने हेतु हमारे द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। लेकिन ओजोन परत में छेद होने के कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो सीधे पृथ्वी पर पहुंचने लगी है। इसके कारण सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों, मनुष्यों पर इसका हानिकारक प्रभाव होने लगा है ना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। वो क्या कर रहे हैं, हमारी ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहे हैं और इस क्षति को रोकने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो रासायनिक पदार्थ है उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। अगर कम से कम उत्पादन होगा तो ऐसी स्थिति में ओजोन परत की स्थिति कम से कम होगी और वो हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। अगर इसी तरह मानव क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन करता रहा तो भविष्य में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा और इतनी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी कि मानव का इस पृथ्वी पर रहना भी संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इस क्षति को सीमित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं वो देखें। पहला, सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना, क्योंकि उनके द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। फिर नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण। अगला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग को क्या करना, सीमित करना। ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम ओजोन परत की क्षति को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 15 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा सभी प्रकार के नोट्स और जितना भी स्टडी मटेरियल है उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जो इसी गोविंद लेक्चर्स के नाम से है। वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स और स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।